इस ज्ञान यात्रा में स्वागत है। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी पर हाँ बहुत ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, इकाई और मापन। और ये सारी जानकारी हमने नीट और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है ना, उससे ली है। हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई फिजिक्स में ये नाप तोल, ये यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स, ये सब इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और कैसे काम करते हैं। जैसे सोचिए ना, कोई कहे गाड़ी तेज चल रही है, इससे क्या पता चलता है? कुछ खास नहीं। लेकिन अगर कहा जाए गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, हाँ अब हुई ना बात। यहीं से वो प्रिसिजन, वो सटीकता की जरूरत महसूस होती है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, मतलब भौतिक राशियां, चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक तो मूल फंडामेंटल और दूसरी व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड। मूल राशियां तो इंडिपेंडेंट है, जैसे लंबाई, वजन, टाइम, और व्युत्पन्न इन्हीं से बनती हैं, जैसे स्पीड। बिल्कुल, वो होती है दूरी बटा समय। बिल्कुल। और देखो, इन राशियों को नापने के लिए एक कॉमन भाषा चाहिए ना। यहीं पर एसआई सिस्टम, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल आता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही पेज पर हों। हाँ, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अरे हो चुकी है। वो नासा का एक मार्स ऑर्बिटर था, सुना होगा। वो मिशन फेल इसलिए हुआ था क्योंकि दो टीमों ने अलग अलग यूनिट्स यूज कर ली। एक ने मेट्रिक, दूसरी ने इंपीरियल। कितना बड़ा नुकसान। ओह, ये तो सच में, मतलब इकाइयों की जरा सी गड़बड़ और करोड़ों का नुकसान। हाँ, तो एसआई में 7 बेस यूनिट्स हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ये स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ। अब आते हैं कि नापते कैसे हैं, मतलब मेजरमेंट टेक्निक्स। जैसे लंबाई के लिए नॉर्मल स्केल तो है ही, पर लैब में ज्यादा बारीकी से नापने के लिए वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है। वो तो मिलीमीटर के 10वें या 100वें हिस्से तक नाप सकते हैं। पर अगर तारों की दूरी नापनी हो, वो तो बहुत ज्यादा होती है। उसके लिए क्या करते हैं? सुना है कोई पैरेलैक्स मेथड होता है। हाँ, पैरेलैक्स विधि। और इसका सिद्धांत बड़ा मजेदार और आसान है, पता है। जैसे आप अपनी एक उंगली को चेहरे के सामने रखो। अब पहले एक आंख बंद करके देखो, फिर दूसरी। हाँ, देखती हूँ। क्या लगा? उंगली पीछे की दीवार के हिसाब से हिलती हुई दिखी ना? हाँ, बिल्कुल, थोड़ी सी। बस यही पैरेलैक्स है। तारों के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो 6 महीने के अंतर पर 2 अलग जगहों से उसी तारे को देखते हैं। उसकी पोजीशन में जो हल्का सा शिफ्ट दिखता है ना बैकग्राउंड के तारों के मुकाबले, वो कोण पैरेलैक्स कोण थीटा नाप लेते हैं। और पृथ्वी की ऑर्बिट के डायमीटर, दूरी b को यूज करके तारे की दूरी d = b थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। पर ये कोण तो बहुत ही छोटा होता होगा। बहुत छोटा है। इसे नापने के लिए बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप चाहिए। इसी तरह वजन के लिए तराजू से लेकर एटॉमिक लेवल पर AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट यूज होती है। और टाइम के लिए सबसे सटीक होती हैं एटॉमिक क्लॉक्स, जैसे सीजियम 133 क्लॉक। वो सीजियम एटम के वाइब्रेशंस पर बेस्ड है। कमाल की एक्यूरेसी है उसकी। एटॉमिक क्लॉक्स, बाप रे, मतलब टाइम को भी इतनी ज्यादा सटीकता से नाप सकते हैं। पर क्या हर नाप इतना परफेक्ट होता है? मुझे लगता है यहीं पर शायद गलतियों की, एरर्स की बात आती है। एकदम सही पकड़ा। कोई भी मेजरमेंट देखो 100% परफेक्ट नहीं होता। हमेशा थोड़ी बहुत अनिश्चितता, मतलब एरर, रहती ही है। ये एरर कई वजहों से आ सकती हैं। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी हो, सिस्टमैटिक एरर, या प्रयोग करने वाले से कोई चूक हो जाए, पर्सनल एरर। जैसे रीडिंग लेने में थोड़ी देर कर दी या जल्दी कर दी। हाँ बिल्कुल। या फिर माहौल बदल जाए, जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को तो अक्सर हम पहचान कर ठीक कर सकते हैं, पर रैंडम एरर तो वो तो अचानक ही होती है। अच्छा, यहीं पर 2 चीजें बहुत काम आती हैं। एक तो लीस्ट काउंट, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना नाप सकता है, और दूसरा सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सुना है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपकी मेजरमेंट में कौन कौन से डिजिट्स भरोसे के लायक हैं। जैसे अगर आपके पास एक स्केल है जो सिर्फ सेंटीमीटर तक नापता है और आप रीडिंग लिखें 15.234 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्केल तो सिर्फ 15.2 सेंटीमीटर तक ही भरोसे से बता सकता है शायद। उसके आगे के 3 और 4 तो अंदाजा हैं, भरोसेमंद नहीं।
तो सार्थक अंक हमें बताते हैं कि कहाँ तक की वैल्यू रिलायबल है। समझ गई। ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा, खासकर नीट जैसे एग्जाम में। बिल्कुल, फाइनल आंसर सही सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना होता है। अच्छा, एक और टर्म है जो बड़ा सुना है, विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या भला है? हाँ, बलानी, ये को फिजिक्स की ग्रामर चेक टूल है समझो। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी बेसिक डायमेंशंस मास m, लेंथ l, टाइम t के पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे फोर्स यानी बल। बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की lt⁻⁻², तो फोर्स की डायमेंशन बन गई mlt⁻²। ओके, इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप चेक कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं। मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। अच्छा, जैसे वो गति का समीकरण है v = u + at। हाँ, उसमें देखो, v फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन lt⁻⁻1, u इनिशियल वेलोसिटी की भी lt⁻⁻1 और at एक्सेलरेशन इनटू टाइम की भी lt⁻² इंटू t इज इक्वल टू lt⁻1। तीनों की सेम है, मतलब समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है। इससे यूनिट्स बदलने में भी मदद मिलती है और अलग-अलग क्वांटिटीज में रिलेशन निकालने में भी। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। हाँ, बिल्कुल है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जैसे हाफ, पाई के बारे में कुछ नहीं बता सकता, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह इसमें फिट नहीं होते, पर फिर भी ये एक बहुत पावरफुल चेकिंग टूल है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो फिजिक्स को समझने के लिए नाप-तोल यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बहुत जरूरी है। एसआई सिस्टम वो कॉमन भाषा है जो सब यूज करते हैं। लंबाई, वजन, टाइम जैसी बेसिक चीजों को नापने के अलग-अलग तरीके हैं, आसान से लेकर बहुत एडवांस तक। हर नाप में थोड़ी गलती की गुंजाइश होती है, जिसे एरर्स कहते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें उस नाप के भरोसे के बारे में बताते हैं। सही कहा। और आखिर में डायमेंशनल एनालिसिस ये पक्का करता है कि हमारे फॉर्मूले और इक्वेशन कोहेरेंट है, मतलब लॉजिकल है। ये सब मिलकर ही हमें यूनिवर्स को सटीकता से समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। हम जानते हैं कि नेचर के कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, जैसे प्रकाश की गति c। पर सोचो, c का जो मान हम यूज करते हैं वो मीटर और सेकंड पर डिपेंड करता है ना? हाँ। अभी हाल ही में किलोग्राम की परिभाषा बदली गई। अब वो पेरिस में रखे एक सिलेंडर का वजन नहीं है, बल्कि प्लैंक कांस्टेंट h पर बेस्ड है, जो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। तो सवाल ये उठता है, अगर हम भविष्य में मीटर और सेकंड जैसी अपनी बेसिक यूनिट्स को ही किसी और फंडामेंटल कांस्टेंट के आधार पर रीडिफाइन करें, तो क्या c जैसे स्थिरांकों के न्यूमेरिकल मान बदल जाएंगे? ओह, ये तो गहरा सवाल है। हाँ, और अगर वो मान बदल गए, तो क्या फिजिक्स की हमारी पूरी समझ पर इसका कोई असर पड़ेगा? ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि हम जिसे माप कहते हैं, उसकी असली बुनियाद क्या है। सोचने के लिए छोड़ जाते हैं ये सवाल।